नमस्कार। बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम फिर बात करेंगे कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश तक। दरअसल कल भी हमने बातचीत की थी कर्नाटक से मध्य प्रदेश के बारे में, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल कर्नाटक पर चुनावी सभाएं कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस को लेकर कहा कि ट्रिपल सी है, क्राइम, करप्शन और कमीशन की बात की थी। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कर्नाटक से भाजपा को एक आस और भी है, वो ये कि किस तरह से कर्नाटक के जो पूर्व नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके परिजनों को टिकट दिए गए। यानी मध्य प्रदेश में भी वंशवाद की आस जो है वो कर्नाटक के चुनाव वितरण से, टिकट वितरण से लग गई है। इसलिए हमने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा में भूल सुधार की वजह यह कि दमोह में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया को बीजेपी ने आज 6 साल के पहले पार्टी में वापसी कराई है। उसकी वजह यह कि सिद्धार्थ मलैया को उपचुनाव के चलते भाजपा ने पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था, लेकिन 2 साल बाद ही उनकी वापसी कर ली है। इसके पहले बीजेपी ने प्रीतम लोधी करके एक ओबीसी से जुड़े उनके नेता थे, उनको भी 6 साल के लिए बाहर किया था। बाद में उनकी भी वापसी हुई है। इसके पहले की अगर हम बात करें, थोड़ा सा और पीछे जाएं, तो 75वीं सालगिरह थी जयंत मलैया की दमोह में। तब पूरी मध्य प्रदेश भाजपा उनके घर मौजूद थी 75वीं सालगिरह मनाने के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर नरेंद्र सिंह तोमर, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, केंद्रीय मंत्री, ये मौजूद थे। और उस पूरे कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय ने सार्वजनिक रूप से पार्टी की तरफ से जयंत मलैया से माफ़ी मांगते हुए कहा था कि हमें आप माफ़ करें, क्योंकि बहुत से मामले में आपको लेकर गलती हुई है। तो हमने इसीलिए आज के कार्यक्रम का नाम रखा है भाजपा में भूल सुधार। और ये भूल सुधार चुनाव के चलते महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल के अंत में चुनाव है और भाजपा को उम्मीद है कि जो उनके वरिष्ठ नेता हैं, जो 70 के आसपास की उम्र के चले गए हैं, क्या उनके परिजनों को बीजेपी टिकट देगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा से वंशवाद को हम हटाएंगे। लेकिन कर्नाटक में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के पुत्रों को, पुत्रियों को टिकट मिला है। इसके चलते मध्य प्रदेश के नेताओं को बड़ी आस जगी है। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि ये मामला भाजपा के उन नेताओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है जो बुजुर्ग हो चुके हैं और उनके बच्चों को उसकी टिकट नहीं मिल पाएगा। ऐसा लगता था कि परिवारवाद का मामला, लेकिन कर्नाटक से ये संकेत मिले कि शायद भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को, अपने परिवार वालों को टिकट दिलाने में सफल होंगे। इसी पर विस्तार से बात स्टूडियो में मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी, टेलीफोन लाइन पर हैं रमेश सिंह जी, और स्काइप पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी संदीप पौराणिक जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संदीप जी आपसे। आपको मेरी आवाज आ रही है? संदीप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है राघवेंद्र जी, आ रही है मेरी आवाज। तो ये जो सारा मामला, कल हमने बात की थी कि कर्नाटक में मध्य प्रदेश की गूंज, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को ट्रिपल सी कहकर बहुत सारी बातें की थी, क्राइम, करप्शन और कमीशन। आज कर्नाटक के वरिष्ठ नेता जो बुजुर्ग हो गए, उनके परिवार के पुत्र पुत्रियों को टिकट जो दिए गए हैं कर्नाटक भाजपा ने, उसको लेकर मध्य प्रदेश के जो बुजुर्ग नेता हैं, जो उम्रदराज नेता हैं, उनको लगता है कि अब उनके परिवार के लोगों को भी टिकट मिल सकता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा था, अमित शाह ने कहा था कि वंशवाद से बीजेपी किनारा करेगी। लेकिन इस चुनाव जो 2023 में मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, ऐसा लगता है कि एक उम्मीद की किरण भाजपा के बुजुर्ग नेताओं को लगी है कि उनके परिवार के बच्चों को शायद टिकट मिल सकता है। उसमें बहुत सारा नाम है उनका हम माने सिलसिले से जिक्र करेंगे कि कौन कौन ऐसे लीडर हैं जिनके बच्चों को टिकट मिल सकता है या उनके जो पुत्र हैं वो दावा कर रहे हैं। पहले आप किस पर राय लेते हैं? देखिए राघवेंद्र जी, राजनीति में कोई एक लाइन तो होती नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि राजनीति में ना तो स्थायी दोस्त होता है, ना ही कोई स्थायी दुश्मन होता है। इसी तरह से परिस्थितियों के अनुसार स्थितियां बदलती हैं राजनीति में। ठीक है, वंशवाद को, परिवारवाद को आपने खत्म करने की बात कही, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई कर्नाटक में कि आपको अगर चुनाव जीतना है, पार्टी की स्थिति मजबूत रखना है, तो आपको नाते रिश्तेदारों को टिकट देना पड़ेंगे। वो आपने कर्नाटक में किया। अब आप मध्य प्रदेश की जो आप बात कर रहे हैं राघवेंद्र जी, कर्नाटक के नतीजों पे बहुत कुछ निर्भर है मध्य प्रदेश का भविष्य। क्या कर्नाटक में बीजेपी की सत्ता में वापसी होती है तो मध्य प्रदेश की परिस्थितियां या समीकरण बदलेंगे, और अगर सत्ता से बीजेपी बाहर होती है कर्नाटक में, तो उसका भी मध्य प्रदेश में असर पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि वहां देख के उन नेताओं की बातें जरूर खिली होंगी
जिनके बच्चे राजनीति की तैयारी कर रहे हैं या यूं कहें चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अभी उम्मीद पर है सारा दारोमदार, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये प्रयास हो रहे हैं, जैसे हम और आप देखते आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रयोगशाला रही है मध्य प्रदेश। जी यहां तरह तरह के प्रयोग हुए हैं। कर्नाटक की परिस्थितियों को और मध्य प्रदेश की परिस्थितियों को एक समान तौर पर नहीं तोला जा सकता। मुझे लगता है लेकिन संदीप जी, मध्य प्रदेश जैसे मजबूत भाजपा के राज्य में पिछले 20 साल से इतने प्रयोग हुआ है कि अब बीजेपी ध्वस्त हो गई है। यहाँ ध्वस्त मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, थोड़ा सा भारी शब्द है, तकलीफ होगी लोगों को सुनने में, लेकिन नगर निगम के 16 नगर निगम के चुनाव में से 7 में हार जाना, बीजेपी ने इतनी जबरदस्त हार कभी भी शहरी क्षेत्रों में, अर्बन एरियाज में नहीं झेली थी। संगठन के मामले में बीजेपी पहले से बहुत कमजोर है और हर राज्य की स्थितियां अलग होती है, इसलिए किसी राज्य का पैटर्न किसी राज्य पर दूसरे राज्य पर लागू करें और वहां सफलता मिले, ये संभव नहीं है, क्योंकि हर एक राज्य की तासीर अलग है। गुजरात पैटर्न हिमाचल में फेल हो गया, दिल्ली में फेल हो गया, कर्नाटक में दूसरा पैटर्न लागू हो गया, मध्य प्रदेश में कौन सा लागू होगा पता नहीं, लेकिन एक राजनीति में एक टर्म चल जाती है कि ये पैटर्न लागू किया जाएगा, वो पैटर्न। मुझे लगता है कि जो आप बात कर रहे हैं वो ज़्यादा सटीक है कि हर राज्य की स्थिति के हिसाब से निर्णय होते हैं। कर्नाटक में जो हालत है उस हिसाब से निर्णय किए, लेकिन कर्नाटक के हिसाब से मध्य प्रदेश में निर्णय होंगे, ऐसी उम्मीद करना तो ठीक है, लेकिन उम्मीद वैसे ही है कि आपको आपके पक्ष में लगता है तो उम्मीद कर लेते हैं, जब खिलाफ लगता है तो हम उससे थोड़े से नाउम्मीद हो जाते हैं। जी संदीप जी। राघवन जी, जैसा आपने नगर निगम के चुनाव की बात कही, स्वाभाविक सी बात है, कई बार राजनीतिक दल फैसले लेते हैं। अब वो फैसला अच्छा हुआ या बुरा हुआ इसका आकलन बाद में होता है। जी मेरा अपना मानना है कि आपको अपनी पार्टी चलाने के लिए कुछ नॉर्म्स तो आपको तय करने पड़ेंगे ना। बिल्कुल, आपको किसी एक लाइन पर जाना पड़ेगा। कई बार उसके आपके पक्ष में फैसले जाते हैं और कई बार आपके अपोजिशन में जाते हैं। बात यह आ रही है कि मध्य प्रदेश में कई नेताओं के परिवार से जुड़े लोगों की या तमाम लोगों की वापसी भी हो रही है। एक बड़ा सवाल है इस समय। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल को उन लोगों को जिन्होंने चुनाव के दौरान बगावत की थी या जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ जाके काम किया था, उन्हें आप अनुशासन का डंडा कैसे चलाएंगे? कुछ तो आपको नजीर पेश करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल, आपको निष्कासन की कार्रवाइयां करनी पड़ेगी, तमाम चीजें। ठीक है, आप दमोह का इलेक्शन हार गए, लेकिन आपको वहां पर अपनी शक्ति भी दिखानी थी। आज पार्टी को जरूरत है उन लोगों की, तो दोनों तरफ से पैचअप हुआ होगा। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि एक पक्ष तो झुका नहीं होगा, दोनों पक्ष झुके होंगे, क्योंकि उन नेताओं को राजनीतिक भविष्य की चिंता है और दूसरी तरफ पार्टी को अपनी जीत की चिंता है। मेरा यह मानना है कि प्रयोग तो राजनीतिक दल करते हैं, अनुशासन के तहत कार्रवाई हुई, अब उन लोगों की वापसी हो रही है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल है वो अपना भविष्य तो देखेगा ना। बिल्कुल, लेकिन मीडिया के नाते हम तो सिर्फ बता सकते हैं बीजेपी को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, बसपा को कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। उसके बाद निर्णय तो उनके नेतृत्व करते हैं। कई बार हमको ये लगता है कि हमने कुछ कहा इसलिए नेतृत्व ने फैसला बदला, और कई बार जो डिसीजन लेते हैं वो लीडरशिप कहती है कि मीडिया के लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसा वो कहते हैं सोचते हैं उस हिसाब से हम निर्णय करते हैं। तो कई बार मीडिया रिपोर्ट्स पर राजनीतिक नेतृत्व हंसी भी उड़ाता है, कई बार निंदक नीरे राख कर उनकी बात को समझता भी है, और कई बार थोड़ा सा अहंकार में आकर वो ये भी कहता है कि मीडिया के लोग राजनीति क्या जाने, हमको पता होता है कि राजनीति कैसे होती है और कहाँ से चुनाव जीतते हैं। तो हो सकता है कि जीत के लिए लग सकता है कि आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश में एंट्री हो रही है तो वो वोट काटेगी। कुछ जायश और ओबीसी की पार्टी भी मध्य प्रदेश में सक्रिय हो रही है, सबको मिलाकर आदिवासियों को। तो हो सकता है कि हर आदमी अपने हिसाब से गणित लगा रहा है। कुछ लोग सर्वे करा रहे हैं, प्राइवेट सर्वे करा रहे हैं, और निजी सर्वे के साथ साथ वो सरकारी सर्वे जो होते हैं इंटेलिजेंस सर्विस के मार्फत, उसकी रिपोर्ट भी होती है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो थोड़ी सी ग्राउंड जीरो की बात कर रहे हैं कि बीजेपी या कांग्रेस ने जो गलत फैसले किए थे वो सुधार रही है उसको। हम लोग उसकी आलोचना पहले से ही कर रहे हैं कि ये रॉन्ग साइड चले गए हैं कांग्रेस के लोग, यहाँ बीजेपी रॉन्ग साइड चलेगी, नुकसान होगा। नगर निगम में भी चीज़ें बताई गई थी, फिर दमोह को लेकर भी बताया गया, प्रीतम लोधी की पार्टी से निष्कासन को लेकर भी बताया गया। तो अब देखिए कि कांग्रेस और बीजेपी सुधार कर रही हैं, भूल सुधार कर रहे हैं चुनाव के 6 महीने पहले। अब इसके नतीजे क्या आएंगे ये तो अलग बात है, लेकिन अभी तो जरूरत यह है कि कार्यकर्ताओं को मनाया जाए, जनता को फील गुड में रखा जाए, जीरो टॉलरेंस हो करप्शन पर, ताकि तहसील में, सरकारी स्कूलों में, अस्पतालों में भ्रष्टाचार ना हो,
सरकारी मास्टरों के तबादलों पर पैसे ना खाए जाएं, जो डॉक्टर या चिकित्सक या चिकित्सकीय पैरा मेडिकल जो तैनाती होती है उस पर पैसे ना खाने की बात हो। तो ये बहुत सारी बातें 6 महीने में मिशन के रूप में कर सकते हैं। सुधार की ज़रूरत है, अभी तो सुधार हम देख रहे हैं, कांग्रेस भी सुधार कर रही है, भाजपा ने भी सुधार किया है, मलैया जी के पुत्र की वापसी हुई है, इसके पहले प्रीतम लोधी की वापसी हुई थी और बहुत सारे चुनाव में वापसी की बात होगी। अभी तो 6 महीने का वक्त है। योगी राज जी, सवाल यही है कि मध्य प्रदेश में भू सुधार कांग्रेस भी कर रही है और बीजेपी भी। आपको लगता है कि चुनाव के 6 महीने पहले ये सुधार कुछ रंग ला सकते हैं? नहीं, बिल्कुल रंग लाते हैं। और भूल सुधार कई बार पॉजिटिव भी असर करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कई बार हमने देखा भी है। ये वो कहावत भी है ना कि रात का भूला घर आ जाए, क्या है वो एक, तो उसको भूला नहीं कहते, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो कोई दिक्कत। हाँ, तो इसी तरह से इसी तर्ज पर पार्टी भी चल रही है। और इसमें 2-3 बात है राघवन जी। एक तो क्या है कि ये जो वापसी हुई है, ये ऐसी वापसी हुई है कि ये उन लोगों की वापसी ज़्यादा लग रही है जिन्होंने या तो अपने क्षेत्रों से अपनी ताकत बता दी, या वहाँ से बीजेपी हरवा दी या हार गई, या जो हरवाने की या हारने की या जीतने की क्षमता रखते हैं। आप देखो दमोह में भी यही हुआ, जयंत मलैया जी और उनके जो भी बेटे की वापसी हुई है। जो नुकसान कर सकता था उसकी वापसी कर ली, और जो नुकसान नहीं कर सकते हैं उनको पड़े रहने दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी को। जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऐसे तो कई लोग भी जो बाहर हैं और जिनको अंदर आना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके अभी हो सकता है कि बाद में आ जाएं अभी, क्योंकि समय है और अभी शुरुआत हुई है। नुकसान कितना कर सकते हैं ये महत्वपूर्ण बात है। अगर ज्यादा नुकसान करेंगे तो वापसी हो जाएगी, और कम नुकसान करेंगे तो जितना हम झेल सकते हैं, जैसे कहते हैं ना, जितना हम नुकसान अफोर्ड कर सकते हैं उतना देखा जाएगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरी एक और बात राघवन जी है कि कहीं भी स्टेट का फार्मूला कहीं लागू नहीं होता। राजनीति में एक ही फार्मूला लागू होता है और वो है जीत का फार्मूला। जो भी जीत की संभावना वाला कैंडिडेट होता है, चाहे भले ही वो कल पार्टी छोड़ के गया, लोग उसको लेने में संकोच नहीं करते। पार्टी को ये लगना चाहिए कि ये विनिंग कैंडिडेट है, ये असरकारी कैंडिडेट है या प्रभावशाली कैंडिडेट है, तो पार्टी तुरंत उसको लेने में हिचक नहीं करेगी। और वर्तमान जो सीनियोरिटी है मध्य प्रदेश का, जैसा कि आपने भी जो जिक्र किया है, वास्तव में ये इस बात का भी परिचायक है कि यदि भूल सुधार हो रहा है तो कहीं ना कहीं पार्टी को ये लगा है कि पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है मध्य प्रदेश में, और इसलिए उन सब लोगों को मनाने की कोशिश की जा रही है, उन सभी लोगों को वापस जोड़ने की कोशिश की जा रही है जो पार्टी की विचारधारा से ताल्लुक़ रखते थे या उनके निकट रहते हैं या जो कभी पार्टी में थे। क्योंकि पार्टी हर हाल में ये वाली 2023 का चुनाव जीतना चाहती है। और चूंकि क्या है कि मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि बार बार अभी बहुत पिछले 4-5 सालों से ये बहुत चला के साहब 70 पार के नेताओं को बैठ जाना चाहिए, या परिवार में एक ही आदमी को टिकट दिया जाएगा, और तमाम तरह की गाइडलाइंस बनी। लेकिन ये गाइडलाइंस तब की थी जब पार्टी बिल्कुल शबाब पर थी, जब पार्टी को बिल्कुल ऐसा था कि अभी हमें किसी की ज़रूरत नहीं। आज की स्थिति बदली है और मध्य प्रदेश में बीजेपी का सीनरियो भी बदला है, और मध्य प्रदेश के लिए एक एक सीट अब अहम हो गई है, क्योंकि 2018, 2013, 2018 और 2023 की परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। और ये चुनाव ऐसा है कि इसमें अभी कोई ये कहने की स्थिति में नहीं है कि आगे जाके आखिर जीतेगा। अब ये नहीं कहा जा सकता कि 4 सीटें हम हार रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 4 सीटें हार रहे हैं तो मतलब आप सरकार के बाहर जा रहे हैं, इसलिए ये एक संकट है। पहले जब 150 सीट जीतते थे उनका ठीक है 5 सीट हार जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप 110, 115, 105 सीट पर आकर टिकते हैं तो फिर एक एक सीट का हिसाब होता है, एक एक वोट का हिसाब। जी, 2018 में तो एक रणनीति ये भी बनी थी, क्योंकि उसके पहले तो 150 156 के आसपास बीजेपी की सीट थी। तो 2018 में बीजेपी के कई नेताओं ने तो ये भी आकलन लगाया था कि क्या हुआ 30-35 सीट हार भी जाएंगे तो क्या हुआ, तब भी हमारी 120-125 हो जाएंगी, लेकिन अटक गए आप आके किनारे पे आके। बिल्कुल। तो वो जो टीस है, वो जो अनुभव है, उससे पार्टी ये सबक ले रही है कि एक एक सीट के लिए संघर्ष करना है और एक एक सीट चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। रमेश सिंह जी, बीजेपी को पता है कि मुकाबला कांटे का है, चाहे वो कर्नाटक की बात हो चाहे मध्य प्रदेश की बात हो। ऐसा नहीं कि मामला एक तरफा है। कर्नाटक में इसीलिए जो वरिष्ठ नेता उनके परिजनों को टिकट दिया गया। मध्य प्रदेश में भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है, चाहे उसमें नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, शिवराज सिंह की बात करें, गौरीशंकर बिसेन की बात करें, गोपाल भार्गव की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय के तो पुत्र विधायक हैं ही इंदौर से। इसके अलावा अभिषेक जयंत मलैया के जो बेटे जिनकी वापसी हुई है वो भी टिकट के दावेदार हैं दमोह से।
तो ऐसे कई नेता हैं, नरोत्तम मिश्र जी की बात करें, उनके पुत्र भी टिकट के दावेदार हैं। तो ऐसे आपको दर्जनों लीडर मिल जाएंगे जिनकी उम्र जो है ज़्यादा है, लेकिन उनके परिवार के जो पुत्र हैं या पुत्रियां, उनको वो टिकट चाहते हैं। 2018 के पहले या 2018 तक बीजेपी सोचती थी कि 5-10 हमारे गलत टिकट बढ़ गए तो कोई दिक्कत नहीं, वो सीटें हारेंगे लेकिन सरकार से बाहर नहीं होंगे। 18 के चुनाव ने भाजपा को थोड़ा सा डरा दिया है, और 18 के बाद जिन हालात में बीजेपी सरकार में लौटी है, एंटी इनकम्बेंसी बढ़ी है, भाजपा का कार्यकर्ता भी थोड़ा सा नाराज है। नगर निगम के चुनाव उसके लिए एक तरह लैंडमार्क था जिसने उसकी आंखें खोली है। अब जो हालत है उस पर आपकी राय, कर्नाटक पैटर्न, गुजरात पैटर्न क्या मध्य प्रदेश में लागू होगा? क्योंकि वंशवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह बात करते आए हैं, अब आपको क्या लगता है? राघवेंद्र जी, किसी भी राजनीतिक दल की सबसे महत्वपूर्ण और स्थायी विचारधारा होती है सत्ता हासिल करना। जब सत्ता आसानी से हासिल हो, लोकप्रियता चरम पे हो, तो पूरे जो आदर्शवादी सिद्धांत है वो पार्टियां लागू कर लेती। लेकिन जब पार्टी संकट में चली जाती है, पार्टी का जनाधार खिसकने लगता है, जगह जगह हार सामने दिखाई देने लगती है, तो फिर पूरे सिद्धांत धराशायी हो जाते हैं। फिर हर मुद्दे पे हर पार्टी को समझौता करना पड़ता है। आप देखिए, केरल में इनने जो सत्ता का फार्मूला है, वो केरल में वो जो श्रीधरन थे ना, जिनको अपनी पार्टी का नेता इनने घोषित किया था, हाँ, वो करीब 80-85 के, उनको केरल की परिस्थिति अलग थी। गुजरात की ग्राउंड की परिस्थितियां, गुजरात में पार्टी की लोकप्रियता की स्थिति वो अलग थी, तो वहां के फार्मूले अलग थे। मध्य प्रदेश में ही आप 18 के पहले के फार्मूला देखिए। 18 के पहले तक पार्टी की लोकप्रियता सवाब पे थी, वो बैकफुट पे आना मतलब पार्टी की विचारधारा और नीति नहीं थी। लेकिन अब आप देखिए, ये जो अपने प्रीतम लोधी हो, चाहे मलैया जी के लड़के हो, चाहे वो कटनी से जो प्रीति सूरी है, इन मुद्दों पे बीजेपी जो बैकफुट पे आ रही है, ये जो पॉलिसी है ना सत्ता को हासिल करने की, उस पॉलिसी के तहत ये कर रही है। प्रीतम लोधी के मामले में बीजेपी ने जो स्टेप लिया था वो बिल्कुल सही था। क्योंकि प्रीतम लोधी का जो बयान था वो राजनीतिक मान मर्यादाओं से विरुद्ध था, अमर्यादित था, अव्यावहारिक था, पार्टी की रीति नीति के विरुद्ध था। इसलिए वो उस समय की बीजेपी को मजबूरी थी, क्योंकि बीजेपी जिस विचारधारा को रिप्रेजेंट करती है उसके वो विरोध में था। लेकिन अब चूंकि सत्ता से क्लैश करने लगी जब उनका वो कदम, तो बीजेपी को उनको बैकफुट पे लेना पड़ा। ऐसे ही मलैया जी के मामले में बीजेपी ने एक प्रयोग करके देखा था कि एक कद्दावर नेता को डाउनग्रेड करके देखते हैं क्या होता। उनने बीजेपी को औकात दिखा दी। तो अब उनको जो बुंदेलखंड का जो बहुत बड़ा कुआं दिख रहा है, उसमें इन सबको ये मतलब जरूरी दिख रहा है कि इन बैकफुट पे आ जाए। जहां तक ये बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास पुत्रों जी। हाँ, अच्छा, आप बात सेंटेंस पूरा कर लें अपना जी। हाँ, वरिष्ठ नेताओं के पुत्रों का सवाल है, तो कर्नाटक में ये प्रयोग कर रहे हैं। कर्नाटक में हालांकि स्थिति बहुत गंभीर है बीजेपी की, लेकिन ये जो प्रयोग है कहां तक कामयाब होता है? अगर ये 50% भी कामयाब होता है तो मध्य प्रदेश में इसे 100% लागू करेगी बीजेपी, क्योंकि एन कैन प्रकार उनको सत्ता में आना है। बिल्कुल। और अगर वहां फेल हो गया तो फिर यहाँ हो सकता है उस पर आगे ना बढ़े। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को इस मुद्दे पर समझौता करना पड़ेगा। बिल्कुल। संदीप जी, जो चीज आपने कहा, जो योगीराज जी वही रमेश सिंह जी कह रहे हैं, और हमको लग रहा है कि अगर स्थितियां वहां नतीजे पॉजिटिव आते तो यहां भी बीजेपी उस पर थोड़ा सा लिबरल हो सकती है वंशवाद के मुद्दे पर। लेकिन कार्यकर्ताओं की बात करें, जो पुराना कार्यकर्ता है, जो उम्र की वजह से हाशिए पर कर दिया गया था, उसके बगैर आप नगर निगम चुनाव हार गए, उसके बिना आप आम चुनाव कैसे जीतेंगे? क्योंकि पुराना कार्यकर्ता, उसको वोट पर उसकी पकड़ है, जनता के बीच में उसकी छवि है। अगर वो घर बैठता है या असंतुष्ट होता है, अब बीजेपी के पास जो दूसरा फ्रंट है असंतुष्टों को मनाने का, वो भी एक बड़ा काम होगा। क्योंकि 10 साल में भाजपा के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनकी बहुत अनदेखी हुई है, और इस चुनाव में उन्होंने ये तय कर लिया है, नगर निगम के चुनाव के नतीजे बताते हैं कि उसने ये तय किया कि अब वो सक्रिय नहीं होगा। अगर बीजेपी उनको मना पाती है तो नतीजे बदल सकते हैं,
अगर वो नाराज रहा, माना नहीं, तो फिर मैदान बहुत मुश्किल के होंगे। आपकी राय? देखिए राघवन जी, जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं और जो रूठे लोग हैं उन्हें मनाया जा रहा है और आप पार्टी में वापस ला रहे हैं, ये संकेत इस बात का दे रहा है कि पार्टी अब उन लोगों को भी महत्व देगी जिनको हम लोग मानते हैं कि किनारे कर दिया गया या उम्र के चलते वो बाहर कर दिए गए। हम लोग नहीं मानते, जो हालात बताते हम तो वो व्यक्त करते हैं। मैं उसी पे जा रहा हूं कि जो हम लोग क्यों मानते हैं, क्योंकि दिखता है, वो दिखता है, इसलिए हम लोग मानने लगते हैं कि उनको सक्रिय तौर पर उनकी हिस्सेदारी राजनीतिक दल में नहीं है। तो अब जब पार्टी जयंत मलैया के बेटे को वापस ले रही है, प्रीतम लोधी को वापस ले रही है, कटनी की महापौर को वापस ले रही है, तो ये संकेत हैं। राजनीति में संकेत और संदेश ऐसे होते हैं राघवेंद्र जी, जो देने लगते हैं कि आने वाले समय में पार्टी की प्लानिंग क्या हो सकती है। ठीक बात है। तो मुझे ये लगता है कि अगर आपको सत्ता में वापसी करनी है तो सबका साथ आपको चाहिए होगा, सबके साथ की आपको जरूरत होगी। तो आप उन लोगों को कैसे छोड़ सकते हैं जो आपके कभी पार्टी के स्तंभ रहे हैं, मजबूत लोग रहे हैं, वर्तमान में वो आपसे बाहर चल रहे हैं, मान लीजिए आपकी मुख्य धारा से किनारे किए गए, तो आपको कहीं ना कहीं उन्हें भी जोड़ना पड़ेगा, उनके मान सम्मान का ख्याल रखना पड़ेगा, तभी तो आप एक लड़ाई जीत पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में वो भी देखेगा कि बुजुर्ग नेताओं की सक्रियता भी पार्टी के अंदर बढ़ सकती है। बिल्कुल योगीराज जी, भूल सुधार का समय शुरू हो गया है, वो चाहे लोगों की निष्कासित लोगों की वापसी पर हो या उन कार्यकर्ताओं को महत्व देने पर हो जिनको उन्होंने थोड़ा सा उपेक्षित या दरकिनार किया हुआ था। आपकी संक्षेप में छोटी सी राय। देखिए राघवी जी, एक पुराना गाना याद आ रहा है मुझे, रूठे रब को मनाना आसान है और रूठे यार को मनाना मुश्किल है। अब ये मुश्किल को कैसे सॉल्व करेगी बीजेपी, क्योंकि ये सब इनके अपने ही हैं और अपना जब रूठता है तो बहुत भयंकर तरीके से रूठता है, वो किसी न किसी कारण से रूठता है और उसको मनाने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है और ये मशक्क़त बीजेपी पूरी तरह से कर तो रही है। अब सफलता कितनी मिलती है देखना पड़ेगा। और एक बात ज़रूर है, नगर निगम के चुनाव की बार बार बात होती है। इस बार का जो नगर निगम चुनाव हुआ था ना, उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात सामने ये आई थी कि जो मतदाता पर्ची थी वो ही नहीं पहुंच पाई थी लोगों के पास तक। मतलब कार्यकर्ता कहीं ना कहीं इनएक्टिव था, वो सक्रिय नहीं था, जो कि एक महत्वपूर्ण कड़ी। जबकि बीजेपी का दावा है कि उसके सर्वाधिक कार्यकर्ता है, उनकी संख्या 80 लाख के आसपास है और पर्ची बांटने के लिए आपके पास कार्यकर्ता नहीं थे, यानी कार्यकर्ताओं का मैदान में अभाव था। नहीं बिल्कुल, वो तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, लेकिन बावजूद इसके पर्ची नहीं बट पाई लोगों के पास तक। ये बहुत बड़ा कारण था नगर निगम चुनाव में। तो ये आंखें खोलने वाली स्थिति थी। नहीं बिल्कुल सही बात है। मतलब आपका जो सक्रिय कार्यकर्ता था, जो डिवोटी कार्यकर्ता था, वो घर बैठ गया, उसने वो मेहनत ही नहीं की। बिल्कुल। तो अब उनको कैसे मोबिलाइज करेगी, बहुत चुनौतीपूर्ण है। मैं रमेश सिंह जी से आखिरी टिप्पणी लूंगा कि बीजेपी कांग्रेस जो सत्ता के पास होती है, सत्ता के निकट होती है, वो आलोचना आप सहन नहीं करती है। सच कड़वा होता है लेकिन वो सच सुनना नहीं चाहते, लेकिन नतीजे बताते हैं कि सच क्या है उसका तो जिक्र करना पड़ेगा, चाहे वो मीठा लगे या कड़वा लगे। बीजेपी इस बात से नाराज हो सकती है, कांग्रेस इस बात से नाराज हो सकती है कि उन्होंने सत्ता में आने के बाद अपने विधायकों मंत्रियों से ठीक से बात नहीं करी कमलनाथ जी ने, इसलिए वो सत्ता के बाहर हो गई। भाजपा इसलिए नाराज हो सकती है कि आप कड़वी बात कर रहे हैं, उनका कार्यकर्ता सक्रिय है, लेकिन असल बात यह है कि नगर निगम चुनाव में आपके पास कार्यकर्ताओं की कमी थी। अगर ये कमी विधानसभा चुनाव में दिखी तो स्थिति गंभीर हो सकती है। आपकी बहुत 2-4 वाक्यों में टिप्पणी रमेश जी। राघवेंद्र जी, चुनाव के जो रिजल्ट होते हैं ना जी, वो जब विपरीत आते हैं तो राजनीतिक दलों के और वरिष्ठ नेताओं के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती, फिर उनको कड़वी बातें भी मीठी लगने लगती। और इस वक्त बीजेपी को हर वो बात मीठी लग रही है जो कभी कड़वी लगती होगी, क्योंकि उन्हें कार्यकर्ताओं को मनाना ये सबसे जरूरी है। और इसके लिए तो आज तो कोई गाली दे फूलों की तरह लग रहा है। मतलब ये बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि रमेश जी जो आज की बातचीत हुई है वो कांग्रेस को भी मीठी लगेगी और भाजपा को भी मीठी लगेगी, क्योंकि हमारा मकसद किसी को हिट करना नहीं है, किसी को नुकसान करना नहीं, बल्कि जो ग्राउंड जीरो की स्थिति है उसको बताना है। किसी की आंखें खुल जाए तो अच्छी बात है। कल के दिन को ये ना कहे कि मीडिया ने इस बारे में हमको अंधेरे में रखा था। जो सच है उसको बताने की कोशिश करते हैं। बखौर मैं तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। संदीप जी आपका भी, योगीराज जी आपका भी, रमेश सिंह जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर कर्नाटक के टिकट वितरण और नतीजों से भाजपा को आस है, अगर नतीजे सकारात्मक आए तो मध्य प्रदेश में जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है उनके परिवार के लोगों को टिकट मिल सकता है, ऐसी उम्मीद या ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बखबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।